साथियों नमस्कार। जन जुड़ाव के फेसबुक पेज पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग समेकित कृषि प्रणाली पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी। अभी तक देखते आए हैं कि हमारे देश की 82% जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन आज का युवा जो है वो इस दिशा में जाना नहीं चाहता है। वो उसको ज्यादातर मल्टी मल्टी स्टेक कंपनियां जो है वो ज्यादा प्रेरित करती हैं उनको उधर जाने के लिए। तो और वो ग्लैमर दिखाई देता है कि हम उस ग्लैमर में जाएं और उस रोजगार को अपनाएं। ऐसे में हमारे बीच में आज हम एक ऐसे साथी से बात करने जा रहे हैं जो अपने शहर के जीवन को, उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो शहर में व्यतीत किया है। लेकिन लास्ट में उन्हें ऐसा लगा कि हमको गांव चलना चाहिए और खेती करना चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, आपका जन जुड़ाव पेज पर स्वागत है। हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ जी के बारे में बताएंगे कि सिद्धार्थ जी ने इस जो कोरोना महामारी का आपदा का अवसर आया है, उस अवसर को एक अपने अवसर में बदला है, उसको एक तरीके से लोगों के पक्ष में बदला है। और इसके लिए उन्होंने एक मॉडल, अपना जो गांव है उनका खुरपी, उस गांव में एक मॉडल जैसा तैयार किया रोजगार का। जो कोरोना महामारी की जो जंग चल रही थी, उस बीच में जो पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल, आपदा को अवसर में बदलने का जो नारा दिया था, इस नारे को अगर कहीं पे चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहा है तो वो गाजीपुर के युवा उद्यमी हैं सिद्धार्थ राय जी, जिन्होंने इसको जमीन पर सफलतापूर्वक उतार कर एक मिसाल पेश की है। और इसका उदाहरण भी वहां पे देखने के लिए मिलता है। सिद्धार्थ जी ने गाजीपुर जिले में समेकित कृषि प्रणाली को वोकल फॉर लोकल से जोड़कर एक बड़ा काम किया है, जिसको आज देखने के लिए अपने देश के नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं और उस काम को देखने के लिए और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। एक और प्रेरणा जो युवाओं के लिए वो खड़ा कर रहे हैं कि एक युवा होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से रोजगार में परिवर्तित किया है, उस रोजगार वो सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में आकर के कैसे वो अपने रोजगार के अवसर को देख सकते हैं। सिद्धार्थ जी ने अपनी पूरी पढ़ाई बाहर से की है, एमबीए की डिग्री ली है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने किए हैं। और वहां से सब कुछ छोड़ करके अचानक से फिर वो सार्वजनिक जीवन में आए। और प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के आना एक किस तरीके का निर्णय हो सकता है, ये आजकल जल्दी इस दिशा में कोई निर्णय ले नहीं पाता है। उस निर्णय को उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ लिया और उस पे आकर के पिछले 1 साल से इसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहां पे इन्होंने एक ऊसर बंजर जमीन को लिया है और उस जमीन पे इन्होंने काम अपना शुरू किया, जिसपे जो कि एक और चुनौती भरा था कि उसको उपजाऊ बनाना या उसको किस तरीके से अपने उद्देश्यों के अनुरूप उस जमीन को तैयार करना, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, जिसपे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और जो समेकित कृषि प्रणाली को लागू करने में, जो समेकित कृषि प्रणाली है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि इसका उद्देश्य यही है कि कम संसाधनों में, जहाँ पे पानी की कमी है या खेती अच्छी नहीं है, वहां पे इस समेकित प्रणाली का उपयोग किया जाता है ताकि आय ज्यादा से ज्यादा हो सके और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे में सिद्धार्थ जी ने गौशाला, बकरी पालन, देसी मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, जैविक खाद उत्पादन आदि बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। अभी लेटेस्ट में गोबर गैस प्लांट भी बना करके उस पर कुछ नया काम शुरू किया, उससे खाद बनाने का और गैस उत्पादन का भी काम ये कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा, जैसे बतख और मछली का जो वजन है उसको व्यायाम के माध्यम से कैसे बढ़ाती हैं, उसको खाना और ऑक्सीजन देती हैं, गाय के गोबर से गैस निकलता है। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के ये चल रहे हैं, हम इसको देखने का कोशिश करते हैं। और आज इनके खुद के ही खुद से सुनने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस चीज को ये आगे ला रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। अपने कामों को ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों के बीच में ला करके दिखाना भी चाह रहे हैं, ताकि दूसरों के लिए, ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा देने का भी माध्यम बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग देखें और उसको सीखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम के तरफ आए। और जैसा कि मैं पहले ही बताया कि देश में 82% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर आश्रित हैं। अगर इस दिशा में प्रयास होता है और इस दिशा में युवा आगे आते हैं
और एग्रीकल्चर को रोजगार के रूप में अपनाते हैं, तो शायद एक बड़ा उदाहरण देश के अंदर पैदा होगा और एक बड़ी बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होने की संभावना है। खास करके उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे भी हम देखते हैं कि युवा जब गांव से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो गांव के जो खेत है वो शायद बहुत सारे बंजर पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपका सिद्धार्थ जी का जो काम है वो अन्य लोगों के लिए, या जो बंजर पड़ी जमीन है उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। तो आज सिद्धार्थ जी को हम लोग सुनेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका जनजुड़ाव के फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं मैं। और धन्यवाद आपसे नमस्कार। आपसे बहुत सारा चीज जानना है कि आप किस तरीके से अपने खुरपी गांव में जो प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके का वो प्रयोग है, और उस प्रयोग को किस नजरिए से, कैसे आपने सोचा कि हमको ये काम करना चाहिए, और किस तरीके से आप उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, और कैसे ये सोच आप डेवलप किए अपने अंदर की मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करना है, ये जो समाज सेवा का भाव है। और मैं सिद्धार्थ जी के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम भी कर रहे हैं, तो वहां से भी शायद एक विचारधारा निकली है। तो मैं उस चीज को जानने का कोशिश करूंगा कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे लोगों के लिए प्रेरणा, एक उदाहरण बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी। जी संजय शर्मा जी, सबसे पहले तो एक ऐसे इंसान को जो कि आज के समय में गोबर उठाने का काम करता है, उसको अपने पेज पर मौका देने के लिए आपका आभार। और इतने सारे लोग अभी इस जो हमारी लाइव चल रही है उसको भारी संख्या में जो शेयर कर रहे हैं और जो देखना भी अभी शुरू कर चुके हैं, वो लोग एक गोबर उठाने वाले इंसान के बारे में आज सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में लोग किसको सुनना पसंद करते हैं? जिसके गले में टाई होती है, जो सूट बूट पहनने वाला होता है। और मैं तो एक गोबर उठाने वाला साधारण सा इंसान हूँ, और मुझे सुनने के लिए आज इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद। एक काम है, छोटा सा है, गोबर उठाने का, और इसकी शुरुआत 1 साल पहले लगभग की थी। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब 1 साल पहले हम लोगों ने इस काम की शुरुआत करी थी, मैंने छोटे भाइयों के साथ मिलकर के, तो लोग बोलते थे कि अरे यार, ये गाय पाल रहा है, गोबर उठाने का काम कर रहा है, अब यही इसके जिंदगी में रह गया है, बस ये गोबर उठाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो लोगों ने ही मुझे एक नाम दे दिया था मजाक मजाक में, ये गोबर उठाने वाला है। तो मैंने कहा लोगों से कि अच्छा भाई ठीक है, तुम लोग मुझे गोबर उठाने वाला समझ रहे हो, तो मुझे गोबर उठाने वाला ही समझो। और जब मैं कुछ इस गोबर उठा करके कुछ अच्छा कर लूंगा और कुछ ऐसा करूंगा जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, तो मैं गर्व के साथ अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लिखूंगा कि हाँ, मैं गोबर उठाने वाला इंसान हूं। आज संजय जी, एक पोस्ट मैंने किया था अपने फेसबुक पर, जिसमें मैंने एक फोटो डाली थी और एक तगाड़ी में कुछ केचुए थे। केचुए हम इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिनका उपयोग मैं अपने गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए करता हूं। तो लोगों ने उस पर तरह तरह के कमेंट डाले। कुछ लोगों ने कहा कि एक गोबर उठाने वाला इंसान इतना अच्छा सफेद कपड़ा पहन करके गोबर उठाने का काम कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक किसान इतना अच्छा कपड़ा पहन ले, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने उनकी बातों को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के समय में क्या एक किसान अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं रखता है? क्या एक किसान के प्रति हम लोग इतने गंदी मानसिकता हम लोगों ने पाल ली है, इतनी छोटी मानसिकता पाल ली है कि किसान को हम लोग सबसे निम्न स्तर का आदमी समझते हैं, कि ये हमारे जीवन में सबसे खराब काम करने वाला, सबसे गरीब इंसान, सबसे गया गुजरा हुआ इंसान है। जबकि ऐसा नहीं है। इंसान तो, जो किसान है वो बहुत अमीर होता है, पैसे से अमीर ना हो लेकिन दिल से वो इतना अमीर होता है कि करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों का पेट भरने का वो काम करता है, वो एक किसान करता है। और एक किसान के प्रति लोगों की इतनी गंदी सोच उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और शायद ऐसे ही लोगों के कारण आज का जो युवा वर्ग है वो किसान बनने के बारे में नहीं सोच पाता, क्योंकि जब वो किसान बनने के बारे में सोचता है तो वैसे ही सारे लोग उसको इतना चारों तरफ से मिल करके उसका कान भरने का काम करते हैं कि किसान मतलब बर्बादी है। तो वो बेचारा लड़का किसान ना बनकर, जहां पर उसकी रुचि है,
वो किसी कंपनी में जाता है, सुबह घर से टिफिन लेकर निकलता है और शाम में फिर वापस से लौट कर अपने घर पर आता है, और तनख्वाह में 10,000 रुपए आते हैं। उसी से बेचारा अपने घर का किराया भरता है, अपने परिवार को पालता है, और उसी में उसकी जिंदगी पूरी कट जाती है। तो ये एक दुख है किसान का, जो उसको बाकी बाहरी लोग नहीं समझ पाते हैं। किसान के प्रति अपनी संवेदना तो दिखाते हैं कि किसान बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, लेकिन किसान के लिए अपने मन में इतना गंदी भावना वो लोग रखते हैं। खैर, मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। असल में संजय जी, हम लोग अपने यहाँ कुछ गाय लेकर के आए, 3-4 गाय लेकर के आए, और उन गायों से हम लोगों ने एक डेयरी की स्थापना करी। 2 गाय खरीदने के लिए मैं गया था हरियाणा, और यूट्यूब देख करके गया था। यूट्यूब पे मुझे एक ऐसे इंसान मिले जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। यूट्यूब पे बताते थे कि उनका बहुत बड़ा गौशाला है, बहुत अच्छी अच्छी गाय आती हैं। और मुझ जैसा इंसान जिसने कभी गाय का दूध भी नहीं निकाला था अपने जीवन में, उस यूट्यूब को देखकर मैं अपने एक छोटे भाई के साथ उनके यहाँ पहुंचता हूँ गाय लेने के लिए। वहां पर एक गाय दिखी जिसका थन बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि बस इतनी सारी गायों में यही सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है, क्योंकि हमेशा से पढ़ता था कि पंजाब हरियाणा में गाय भैंस बहुत अच्छे अच्छे मिलती हैं। अब उस आदमी ने मुझे टॉर्चर करना शुरू करा कि भाई साहब जल्दी से इस गाय को ले लो, नहीं तो ये गाय जो है बिक जाएगी, ग्राहक हमारे बाहर खड़े हैं। और इतना उसने हमारे दिमाग में ऐसा कर दिया था कि जो गाय हमें 45,000 की मिलती, उस एक गाय को हम लोग 80,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आए थे हरियाणा से गाजीपुर। अब जब गाजीपुर लेकर के आए, उसका दूध निकालना शुरू किया, तब समझ में आया यार ये तो बड़ी भारी गलती हो गई है, हम तो ठगा चुके हैं। अब इससे ठगने के अलावा अब कुछ उपाय नहीं बच रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया, रोना छोड़ा, और कुछ 1-2 गाय और यहाँ पर हम लोगों ने खोजना शुरू करा कि कहीं से 2-4 और सस्ती गाय मिल जाए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने शहर से ही गांव में किसान से डायरेक्ट संपर्क करके गाय को खोजा और गाय पालने का कार्य शुरू करा। अब हमारे यहाँ इतनी जगह थी नहीं कि हम बहुत सारी गायों को रख सके। उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों को कुछ कुछ पैसे दे करके उनसे गाय पालने का काम शुरू कराया कि आप गाय पालिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए, और अपने कुछ पैसे जोड़कर एक नया गाय या भैंस खरीद कर लाइए, और हमको दूध बेचिए, और धीरे धीरे हम अपना पैसा उसी दूध में काट लेंगे। संजय जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि लगभग इस एक साल में हम लोगों ने 20 से 25 लोगों को रोजगार दिया, गाय खरीदने में मदद की उन लोगों की। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले से अपने यहाँ गाय भैंस को पाल कर रखा था। आज के समय में हम उनके यहाँ जाकर के, उनके घर पर जाकर के सुबह शाम उनसे दूध इकट्ठा करने का काम करते हैं, और उस दूध को अपने यहाँ ला करके सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर पर उनके उठने से पहले पहुंचाने का अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास भी करते हैं। अब हम लोगों को लगा कि अब भाई हम लोग गोबर उठाने वाले तो बन गए, क्योंकि इस थोड़े से समय में 1-2 महीने में लोग मुझे अलग अलग नाम देना शुरू कर दिए थे। कोई कहता था गोबर उठाने वाला इंसान है, कोई कहता था एमबीए करके अब लड़का यही करता है, गोबर उठा रहा है। अलग अलग तरह की लोगों ने अपनी विचारों से मुझे अवगत कराना शुरू कर दिया कि मैं कितना गंदा काम कर रहा हूं जैसे अभी अपने जीवन में। मैं तो अभी तक यही समझता था कि चोरी करना, किसी को लूटना, ये गंदा काम होता है, लेकिन लोगों ने अपना ऐसा ऐसा विचार ला दिया कि गोबर उठाना गाय का और गाय का दूध देना भी एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत गंदा काम है। लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। फिर मैंने और हमारे छोटे भाइयों ने मिल करके एक तालाब खुदवाया, और उस तालाब में हम लोगों ने मछली डालने के बारे में सोचा। कभी तालाब खुदवाया नहीं था, मछली का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन 3 महीने में हरियाणा पंजाब में रह करके इसके बारे में अच्छे से देख समझ करके आया था। अब हम लोगों ने सोचा कि इस 7 बिस्से का जो ये तालाब है हमारा, ये तालाब सिर्फ और सिर्फ मछली पैदा करेगा, उससे हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन 7 बिस्से की और सिर्फ मछली के लिए हम लोग छोड़ दें तो वो उचित नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा रहेगा, हम लोग अगर तालाब बनाते हैं तो उसके साथ बत्तख पालन का भी काम कर लिया जाए, तो एक ही जगह पर हमारा 2 काम हो जाएगा।
फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अब इसको करते हैं। तो कुछ जानकार जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को हम लोग बुला करके लाए और उनसे कहा कि हम लोग पोखरा खनवाना चाहते हैं, मछली पालन का काम करना चाहते हैं, आप बताइए कैसा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि मछली पालन का काम तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो पहली गड़ई होता है, जो पोखरा होता है, और पहली फसल यानी पहली बार जो मछली हम लोग उसमें डाल रहे हैं, वो उतनी अच्छी नहीं हो तैयार होती है जितना कि पुराने पोखरे में तैयार होती है। हमने पूछा भाई इसका कारण क्या है, जरा आप बताइए। तो उन लोगों ने बताया कि देखो, जो पुराना तालाब रहता है उस तालाब में जो मछली का खाना, जो नेचुरल उनका फीड है, जो काई लग गया उसके अंदर, ये सारी चीजें तैयार रहती हैं और मछली को बना बनाया खाना पानी के अंदर मिल जाता है। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा ठीक है भाई, तो क्यों ना हम लोग अपने इस तालाब में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे कि इस तालाब में मछली को नेचुरल फूड जो है वो मिल जाए। तो काई कैसे जमती है? काई गंदगी से जमती है, गोबर से जमती है, खाद से जमती है। तो हम लोगों ने हमारे गाय का जितना कचरा था एक पाइप बनाई और वो सारा कचरा उस तालाब में गिरने का एक सिस्टम बना दिया। और हम लोग बत्तख खरीद कर लाए और बत्तख को भी उस तालाब में रखने का प्रबंध कर दिया। अब लोग कहने लगे कि बत्तख रखे हो, मछली रखे हो साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि बत्तख मछली को खा जाए। मछली तो भाई नॉन वेजिटेरियन है। मछली बत्तख की एकदम पसंदीदा डिश है। जैसे हम लोग मुर्गे का लेग पीस खोजते हैं, वैसे ही बत्तख जो है हमेशा मछली को खोजती रहती है। तो भाई अब क्या किया जाए? तो मैंने कुछ ऐसी मछलियों का चुनाव करा जिसको तालाब में डालना था, जो कि पानी के ऊपरी सतह पर नहीं रहती हैं, नीचे वाली सतह में रहती हैं या बीच वाली सतह में रहती हैं। इसलिए कि बत्तख ऊपर तैरेगी, मछली नीचे में रहेगी, और जब बत्तख की चोंच में मछली नहीं आएगी तब तक बत्तख मछली को कैसे खाएगी। कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि अरे ये कौन सा पागल नया लड़का है, कभी कुछ किया नहीं है, इस तरह की बात कर रहा है। मैंने प्रणाम करा उनको, कहा कि चाचा जी ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप सोचिए, एक प्रयास कर रहे हैं, अगर सफल हुए तो अच्छा है, और सफल नहीं हुए तो जैसा आप कह रहे हैं आगे से वैसा ही करेंगे। वो लोग कहे ठीक है। फिर हम लोग बत्तख लेकर आए और उसमें छोड़ दिया। अब देखिए कितना बड़ा काम हुआ भाई, मछली भी थी उसमें, बत्तख भी थी। अब हम लोगों के घर में जिम होता है, हम लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी वॉडी बनाते हैं, लेकिन मछलियों को भी एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मछली जिम करने कहाँ आएगी? उसको तो एक ऐसा जिम चाहिए जो कि उसके पानी के अंदर हो। तो ये संभव कैसे था? तो हम लोगों ने क्या किया कि बत्तख को जब हम लोग तालाब में छोड़ते थे तैरने के लिए, तो मछली जो पानी के नीचे रहती थी वो बत्तख के तैरने से डर के पानी में इधर उधर भागना शुरू करती थी। और जब वो भागती थी तब जो है हम लोगों की मछली की एक्सरसाइज होना शुरू हो जाती थी। जब बत्तख से मछली डरकर इस कोने से उस कोने भागती थी तो उसकी एक्सरसाइज होती थी, रनिंग होती थी, और जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई और बहुत कम समय में। दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा हम लोगों को यह हुआ कि जब तालाब में मछली के साथ साथ बत्तख ऊपर में तैरती थी तो तालाब का पानी हमेशा चलता रहता था। मतलब उसमें वेव्स बनती रहती थी, लहर बनती रहती थी। और वेव्स के बनने से, लहर के बनने से पानी के अंदर ऑक्सीजन बनता रहता था। इससे मछली को बत्तख की वजह से ऑक्सीजन भी मिलता था। यह भी बहुत अच्छा काम था। तीसरा फायदा हमें बत्तख से क्या हुआ कि जो बत्तख बीट करती थी, जो गंदगी करती थी, वो पानी में करती थी या पानी के ठीक ऊपर उसका दरबा बना हुआ है उसमें करती थी। तो बत्तख के जो बीट पानी में गिरती थी, उस बीट से जो है मछली को पेट भर जाता था, उसको खाना खरीद कर नहीं देना पड़ता था। और ये मॉडल अपने आप में इतना बड़ा मॉडल तैयार हुआ जिसको देखने के लिए आज देश विदेश के लोग मुझसे संपर्क करते हैं, देखना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दो, कोई कहता है कि जब ये कोरोना ठीक हो जाएगा तो हम लोग विदेश से आएंगे आपके यहाँ घूमने के लिए। और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से तो लोग देखने भी आते हैं हमारे यहाँ। और सबसे अच्छी चीज जानते हैं क्या?
जो लोग कल को कहते थे कि ये चीज नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है, वो लोग भी आ जाते हैं और बात करते हैं कि बेटा चलकर हमारा भी जरा खुलवा दो इस तरह का। तो ये चीज गर्व कराती है अपने आप पर और मजबूती प्रदान करती है कुछ और अच्छा करने की। सोचिए हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था इसमें। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारा मछली पालने में। मछली हमेशा किलो के हिसाब से मिलती है, मतलब मछली का बच्चा फिंगर साइज इतना छोटा छोटा मिलता है। हम लोगों ने 29 kg मछली 300 रुपए के हिसाब से खरीद करके अपने तालाब में डाली थी, और सिर्फ वही हमारा इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि मछली को इन 6.5 महीनों में हम लोगों ने कुछ भी खरीद कर नहीं खिलाया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बत्तख की गंदगी, गाय की गंदगी, और अब बकरी भी है हमारे यहाँ, मुर्गा भी है हमारे यहाँ, उसकी गंदगी हम लोग अपनी मछलियों को खिलाते हैं, और वही खा करके हमारी मछलियां तैयार होती हैं। और उन सभी मछलियों को हम लोगों ने 54,000 रुपए में 6.5 महीने के छोटे से दौरान में बेच दिया। सोचिए कितना बड़ा काम हो गया हमारा तैयार होकर के। और उस 7 बिस्से में आप 6 महीने में कितनी फसल उगा लेते, जरा सोचिए, वो भी उस बंजर जमीन पर। लेकिन कहीं ना कहीं से आप सबसे सीख करके और मेहनत से हम सभी लोगों ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ये तो बात हो गई मछली की, बत्तख की और गाय की। अब हम लोग बात करते हैं देसी मुर्गा मुर्गी की। इतना करने के बाद हमारा हौसला और बढ़ा कि हम लोग कुछ और भी अच्छा करके दिखा सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं। तो भाई ठीक है, अब उसको पाला जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे पोल्ट्री फार्म का विजिट किया, कई जगह गए, हम लोग देखे। और हम लोगों ने ये पाया कि ये जो बॉयलर मुर्गा होता है, जो सफेद रंग का होता है, जो कि अक्सर दुकानों पर मिलता है, उस बॉयलर मुर्गे में बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं और वो मर जाता है। और हम लोगों को शुरू से हमेशा से कुछ ऐसा करना था जो कि लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर तैयार हो। तो हम लोगों ने भी बॉयलर मुर्गा ना पाल करके देसी मुर्गा पालना अपने लिए बहुत अच्छा समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि देसी मुर्गे का ऑर्डर दिया और उसको ला करके उसके दरबे में डाल दिया। लोगों का कहना था कि इसको खरीद करके फीड खिलाइए, बहुत जल्दी बड़ा होगा। अच्छा, तो भाई जब हम लोग फीड खरीदने गए, लगभग 1550 बच्चा हम लोगों ने लिया था। तो जो बोरा आता था खाने का, वो 1800 रुपए का होता था, 50 किलो। और 1550 चूजे हमारे उस 1800 के बोरे को, यानी 50 किलो का जो बोरा होता था, 3 से 4 दिन में खा करके चट कर डालते थे। अब सोचिए, हमारा तो ऊपर से नीचे तक सांस होने लगी कि अरे बाप रे बाप, 3 दिन में 1800 रुपए का ये खाना खा रहे हैं, इनका दाम भी नहीं निकल पाएगा इतना ये खाना खा लेंगे तो। हम लोग घबरा गए। फिर मैंने सोचा कि अब बाहर वाले जो कह रहे हैं उनको कहने दो, हम लोग अपने हिसाब से कुछ काम करते हैं। हम लोगों ने उसमें से आधे मुर्गे को निकालकर बाहर में दूसरे दरबे में डाला, और आधे मुर्गे मुर्गियों को अंदर में रख दिया। दो इसलिए करा क्योंकि अंदर जिन मुर्गे मुर्गी को हम लोगों ने बंद करके पहले से रखा हुआ था, उनको हम खरीद करके ही खाना खिलाते रहे। और जो बाहर में आधे मुर्गे मुर्गियों को हम लोगों ने रखा था, उनके लिए हम लोगों ने एकदम नई व्यवस्था करके रखी। क्या किया हम लोगों ने? उनको खोल दिया। खोल दिया मतलब सुबह में खोल दिया कि अब तुम लोग घूमो पूरे कैंपस में, खाओ पियो, अपने से चुप करके खाओ, और शाम में वापस से तुमको अंदर बंद कर दिया जाएगा। मुर्गे मुर्गी तो बड़े खुश हुए बेचारे कि वाह, अब तो बाहर घूम करके खाने को मिलेगा, आराम से इधर उधर घूमेंगे, पानी में जाएंगे, ऊपर आएंगे। और कुछ को अंदर बंद कर दिया, वो भी बेचारे खुश थे कि अरे चलो अच्छा हुआ, आधे मुर्गे मुर्गी इसमें से निकल कर बाहर गए, हम तो बाहर का रेडीमेड खाना खाएंगे और ताव से इस घर में रहेंगे और फैल करके रहेंगे। अब जिन मुर्गे मुर्गियों को हम लोगों ने बाहर निकाला था, उनको खाने के लिए दाना चाहिए था। तो उस दाने का प्रबंध कैसे होता? तो हम लोगों ने एक काम सूझा कि जो हमारी गाय थी, उन गायों को हम लोग खाने के लिए अनाज देते हैं पका करके, जैसे गेहूं है और भी बाजरा है, ये सारी चीजें। जब गाय उस अनाज को खाती है, तो उसके गोबर में 20 से 25% जो अनाज है वो निकलकर वापस से साबुत गोबर में निकलकर आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, उस गाय के गोबर को उठा करके मुर्गे मुर्गी जिनको हम लोगों ने अलग कर दिया था बाहर रखने के लिए, उनके दरबे के बाहर
जुटाना शुरू करा और मुर्गे मुर्गियों को खोल देते थे। वो मुर्गे मुर्गी क्या करते थे, उस गोबर में से आकर के उस अनाज को बिन बिन करके खा लेते थे और उसी गोबर में लोट ओट करके अपने आप को साफ सुथरा कर लेते थे। मुर्गा पानी में नहीं नहाता है, मुर्गा जो है धूल में, राख में, गोबर में लपेट करके अपने आप को साफ सुथरा कर लेता है। अब मुर्गे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसको खाने को गोबर मिल गया था और गोबर में अनाज मिल गया था। अब वो मुर्गा उसी गोबर के अनाज को खा खा करके अपना पेट एकदम टाइट भर करके और खूब मटर गश्ती करता है फार्म पे और खूब घूमता है। और आज जब 5.5 से 6 महीने का वो मुर्गा हो गया है और आप जब कंपेयर करेंगे कि जो मुर्गा अंदर में पोल्ट्री फार्म में बंद है और जो कि खरीद कर जिसको हम लोग खाना खिला रहे हैं वो मुर्गा, और दूसरी तरफ ये मुर्गा जो कि खुला हुआ है और चुग चुग कर खाना खा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप पाएंगे सबसे पहला डिफरेंस कि जो खुला हुआ मुर्गा है, जिसके ऊपर हम 1 रुपया भी खिलाने में खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है उस बंद वाले मुर्गे की अपेक्षा, जिसको हम लोग खरीद खरीद करके खाना खिला रहे हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो हमारा खुला वाला मुर्गा था, वो अंडा पहले देना उसकी मुर्गी शुरू करी उनके अपेक्षा जो कि बंद पड़े हुए हैं। तीसरा फायदा तीसरा फायदा ये हुआ कि जो खुले वाले मुर्गे हैं, उनकी हाइट भी अधिक है, उनकी चौड़ाई भी अधिक है, यानी वो भारी हैं खुले वाले मुर्गे की अपेक्षा। तो आप सोचिए कि आदमी बंद करके रिस्क नहीं लेना चाहता है। एक जो ट्रेडिशन लोगों ने बना दिया कि पोल्ट्री फार्म का मुर्गा जो है वो बंद करके ही उसको खाना खिलाएंगे, तभी वो मुर्गा जो है ग्रोथ करेगा और तभी सस्टेन कर पाएगा, रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा। उस मिथ को तोड़ते हुए हम लोगों ने एक नया प्रयास किया कि चलो लॉस होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही। हम लोगों ने मुर्गे को खोल करके पाला, देसी मुर्गे को, और वो मुर्गा सोचिए उस बंद वाले मुर्गे से कहीं ज्यादा अपना अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब हम लोगों ने अपनी इस एक सीख से ये जान लिया कि आगे से अब हम लोग जब भी देसी मुर्गा मुर्गी पालेंगे तो उसको बंद करके नहीं रखेंगे, उसको खोल करके रखेंगे, और जिसमें हमारा खाने में भी कोई खर्चा नहीं लगेगा, उसको खिलाने में मुर्गे मुर्गी को, और हम लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। बॉयलर मुर्गा 45 दिन में तैयार होता है, उसको आप खरीद करके खाना खिला सकते हैं और उसको अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन देसी मुर्गा मुर्गी आपका 5 महीने में तैयार होता है, और अगर आप सोचेंगे कि उसको खरीद करके हम लोग खाना खिला दें और उसको 1,000 रुपए में भी एक मुर्गा बेच दें, तो भी आप लॉस में जाएंगे, पूरी तरह से लॉस जाएंगे। और यही एक ऐसा कारण है जहां पर किसान डूब जाता है और उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। ये सोचने समझने की चीज है। अगर हम लोग इसको पहले से सोच कर और सीख कर चलेंगे तो 101% आपको गारंटी दे रहा है कि आदमी किसान प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। हम लोगों ने एक और तरीका अपनाया। हमारे फार्म के पास कुछ ढाबे भी हैं। हम लोगों ने क्या किया कि उस ढाबे पर अपना दूध देना शुरू किया, गाय का, और उनसे एक शर्त ऐसा रख ली कि जब हमारा आदमी आपके यहाँ दूध देने जाएगा और जब वो लौटेगा तो आपके ढाबे का जो बचा हुआ जूठा खाना है वो हम उठा लेंगे और उसको ला करके हम अपने यहाँ अपनी बत्तखों को दे देंगे, मुर्गे को दे देंगे, ताकि वो अपना पेट भर लेंगे। वो ढाबे वाला तैयार हुआ, उसने कहा कि अरे भाई साहब, हमारा तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। रोज एक आदमी ये जूठा खाना उठा कर ले जाता है फेंकने के लिए, अब आपका आदमी हमारे किचन में ही आएगा और डब्बा उठा कर ले जाएगा। ये हमारे लिए बर्बाद है, इसका कोई यूज नहीं है, आप फ्री में इसको कृपया ले जाया करिए। और वही जूठा खाना जो वेस्ट था उस ढाबों का, वो हमारे लिए, हमारी बत्तखों के लिए और हमारी मुर्गियों के लिए एक वरदान है। उनको खिलाने में हम लोग जीरो जीरो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ खाना फ्री में खा रहे हैं। हम लोगों ने अजोला खिलाना शुरू करा। एक पौधा होता है, वो उसको बस ऐसे आप छींट दीजिए पानी के ऊपर, वो फैल जाता है। इतने सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज उसमें उपलब्ध हैं कि आप देखते रह जाएंगे। प्रोटीन, विटामिन क्या नहीं है उस घास के अंदर। उसको खिलाइए, मुर्गा ताव से खाता है, मुर्गी अंडा बहुत अच्छा देती है। हम लोगों ने अपने यहाँ इंसानों को काम पर कम लगाया है, जानवरों को काम पर अधिक लगाया है। इंसान तो अपना काम करने के बदले पैसा लेता है,
लेकिन बेचारे जो हमारे जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो आपको बिना पैसा लिए हुए सिर्फ खाना खाकर आपको ढेर सारा फायदा दे करके जाते हैं। लेबर तो आपकी स्ट्राइक कर देगी कि हम काम नहीं करने वाले हैं, हम आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे जब तक आप हमारा पैसा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन पशु पक्षी कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि वो आपका वफादार बन करके आपको जितना हो सकेगा उतना देने की कोशिश करेंगे। तो इंसानों से काम कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पशुओं की पक्षियों की सेवा लेना मुश्किल काम जरा सा भी नहीं है, बहुत अच्छा काम है। बस उनको प्यार दुलार देते रहिए और उनसे उनकी सेवा लेते रहिए। दोस्तों, हम लोगों ने इसी तरह से अपने यहाँ बकरी पालन का भी काम किया है। हम लोग आज जो गोबर जिसको लेकर के लोग मजाक बनाते हैं, उस गोबर को हम लोग प्रति किलो, जो गोबर से हम लोग 4 किलो गोबर से हम लोग 1 किलो, 3.5 से 4 किलो गोबर से हम लोग 1 किलो वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाते हैं। और वो वर्मी कंपोस्ट की खाद हमारे यहाँ से आकर के लोग 50 रुपए में खरीद कर ले जाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा काम है। और आज के समय में मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन बाहर के दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा है खुद अपनी आंख से कि करोड़ों का टर्नओवर है लोगों का। लोग गोबर से करोड़ों रुपए का टर्नओवर साल भर कर लेकर के अपना चलने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनको गोबर मतलब ऐसा लगता है कि ये सबसे खराब चीज है। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा जब आप मिलेंगे, देखेंगे वहां पर पहुंच करके जहां काम हो रहा है, कि ये गोबर कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि ये गोबर काला सोना है। तो मेरा शुरू से ये पॉलिसी रहा है कि जिस चीज के लिए लोग आपको चिढ़ाएं, आप उसी चीज को अपना हथियार बना लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय जीवन में ऐसा जरूर आता है जब लोग खुद समझ जाते हैं और आपको अपना आइडल मान लेते हैं। संजय जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मुझसे कह सकते हैं इस बीच में। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आप शेयर कर रहे हैं। मैं तो सुन रहा था बहुत ध्यान से, इसलिए बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था। और जो सबसे अच्छा चीज जो मुझे लग रहा है कि आप जो जी। भी काम कृषि को लेकर के कर रहे हैं, उसमें ना आप गहनता के साथ जो मन लगा के किया जाता है, तो आदमी उससे जो जी। जो निकलता है उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण से बहुत सारा आइडिया तैयार करता है। वो उस पे आपने फोकस किया हुआ है कि आप हर चीज का विश्लेषण कर रहे हैं कि बतख से क्या कर सकते हैं, मछली के लिए बतख कितना फायदेमंद हो सकता है, मुर्गी बतख और मछली के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, गाय हमारे आज के मुर्गी के समय लिए में कितना फायदेमंद हो सकता है। संजय जी, आज के जी। समय हमारे पास, हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क नहीं करा है, हम लोगों के पास एक रिकॉर्ड बुक है और उसमें हमारे पास हर एक चीज की कैलकुलेशन भी मौजूद है कि कितने किलो गोबर से कितने संख्या में केचुए उसको खा करके और कितने दिन में वो केचुए खाद बनाकर तैयार कर देंगे और कितने रुपए में वो बिक जाएगा। ये देखिए, ये एक डब्बा है अंडे का। इसमें बत्तख के अंडे को हम लोग रख करके पैक करके इसको बेचने का काम करते हैं। जब हमने इस काम को शुरू किया था तो लोग कहते थे कि अब ये अंडा बेचने का काम करेगा। तो हमने कहा कि भाई हंस लो कुछ दिन, तुम जितना हंस सकते हो, लेकिन जिस दिन हम लोग ये काम शुरू कर देंगे और इसके मुकाम पे पहुंचा देंगे ना, तो तुम ही लोग आओगे हमारे यहाँ इसको सीखने के लिए। और आज इस अंडे की डिमांड बहुत है और लोग इसको बहुत चाव से खरीद रहे हैं। संजय जी, ये देखिए, ये खाद है, वर्मी कंपोस्ट। मैं गोबर उठाने वाला लड़का हूं ना, तो गोबर के साथ जीना पसंद करता हूं। और गोबर उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके कपड़े में गोबर ऊपर से नीचे तक लिभरा जाए। गोबर उनके कपड़े में लिभर जाता है जिसने कभी अपने जीवन में कभी गोबर उठाने का काम नहीं किया हो। असल में जो गोबर के साथ खेलता कूदता और बड़ा होता है ना, उसको पता होता है कि गोबर को किस तरह से उठाया जाए कि गोबर उसके चरित्र को भी खराब ना करे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये गोबर की खाद से, ये 3 साढ़े 3 से 4 किलो गोबर से बनी हुई 1 केजी का ये पैकेट है, जिसको हम लोग नर्सरी पर 50 रुपए में बेचते हैं। और आज के समय में इतनी डिमांड है, हमारा छोटा काम था कि लोग डिमांड करते हैं और हमारे पास रहता नहीं है कि हम खाद उन लोगों को दे सके। बरसात में गोबर से खाद बनाने का काम थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा शेड नहीं है। हम लोग आसमान के नीचे बनाते हैं और बरसात में क्योंकि बह जाता है गोबर, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा
धीरे कर दिया अभी अपना स्पीड, लेकिन हम लोगों ने इतना गोबर बेचा है, और आने वाले टाइम में भी हम इतना गोबर बेचेंगे और लोग बोलते रह जाएंगे कि अगले साल जब आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई वरना गाड़ी इस गोबर को खरीद करके हम लोग खरीद कर ले आएंगे, और बोलने वाले उसको भी देखकर तमाम तरह तरह की बातें बोलते रह जाएंगे। संजय जी। नहीं, बहुत अच्छा सिद्धांत जी, आपका रिसर्च और इनोवेशन जो चला रहे हैं वो दूसरे युवा के लिए, मैं तो फोकस कर रहा हूँ कि युवा के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक होगा कि वो अगर खेती के तरफ बढ़ता है तो वो न सिर्फ अपना रोजगार को सुनिश्चित करने का काम करेगा, बल्कि वो देश के विकास में एक बड़ी भागीदारी करेगा। जो बेरोजगारी का लोड है, भार है देश के ऊपर, कि हमारे देश जी में अभी भी 30 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। अगर वो दूसरे तरफ हम 82% आजीविका अपना एग्रीकल्चर से ही निकाल रहे हैं, तो अगर वो बेरोजगार हमारे एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं तो जो 30 करोड़ की संख्या है वो उसमें एक बहुत मतलब संख्या में कमी आएगी। तो उस दिशा में आपका जो योगदान होगा, जो जो लोग चाहता है कि हमको जो ग्लैमर दिखना चाहिए, तो ग्लैमर दिखेगा कहाँ से जब वो उसका एनालिसिस नहीं करेगा, विश्लेषण नहीं करेगा और उसके फायदे उसको दिखाई नहीं देंगे, तो उसको तो ये लगेगा कि मैं बॉम्बे चले जाऊं या फिर दिल्ली चले जाऊं तो वहां ज्यादा ग्लैमर है बिल्कुल क्योंकि बड़ा सिटी है। लेकिन अगर हम एकदम। गांव उस नजरिए से देखें कि हम अपने उपयोग की सारी चीजें गांव में ही मुहैया कर सकते हैं स्थानीय संसाधनों से, तो वो उसको फिर रुचि लगेगा और उस काम को शुरू करेगा। दूसरे तरफ एक जो चीज एक और चीज और आपको दिक्कत है, हाँ। एक चीज और संजय जी, मैं बहुत सारे युवा हैं जो इसको देख रहे हैं और बहुत सारे उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं एक चीज कहना जी। चाहूंगा कि घर वालों की भूमिका भी इसमें बहुत ज्यादा अहम होती है। जैसे हम्म। कि जब बच्चा छोटा होता है और वो कहता है कि मुझे बकरी पालन का काम करना है, मुझे डेयरी खोलना है, मुझे मछली पालन का काम करना है, या कोई ऐसा काम कहता है जिसमें उस बच्चे की अधिक रुचि है, तो अपने पेरेंट्स को बताया तो 90% पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब यही रह गया है काम करने के लिए। वो हमारे बगल में पड़ोसी वाले लड़के को देखो ना, वो कहाँ पर जा करके वो बीटेक एमटेक करके नौकरी करने का काम कर रहा है। वो हमारे रिश्तेदार को देखे ना, उसकी लड़की एमबीबीएस निकाल करके आज डॉक्टर बन गई है। तुम्हारे काम यही यही काम बचा है कि अब तुम जा करके मुर्गी पालोगे, अंडा पैदा कराओगे वहां पर। तो घर वालों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो सोच है उसमें उनका साथ दें। और अभी को आप देखेंगे जो भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो शिक्षा नीति लेकर के हमारी आ रहे हैं, वो शिक्षा नीति भी यही है कि जिस चीज में बच्चे की रुचि है आप उसी चीज को उस बच्चे को पढ़ाने का काम करो। जबरदस्ती उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत पढ़ाओ। अगर वो म्यूजिक में जाना चाहता है तो उसको म्यूजिक अलग सब्जेक्ट दे करके पढ़ाओ। अगर वो ह्यूमैनिटी में जाना चाहता है तो उसको ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट देकर पढ़ाओ, लेकिन वही पढ़ाओ जिसमें उस बच्चे की अधिक रुचि है। तो पेरेंट्स को भी यही करना चाहिए कि बच्चे का जहां मन है उसको वहीं जाने दीजिए, और बच्चा जब आपके अपने मन से जाएगा ना तो वो जरूर अच्छा करके दिखाएगा। बिल्कुल, ये तो है कि अपन बचपन से देखते आए हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ नहीं कि लोग सोचना शुरू कर देते हैं बेटा है तो इसको इंजीनियर बनाना है और बेटी है तो इसको डॉक्टर बनाना है। वहां से जी जी हमारे दिमाग में बचपन से भर्रा जाना शुरू हो जाता है और जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में भी वही बैठा रहता है। उसको जी परिवर्तित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे तरफ अगर हम आज जो एग्रीकल्चर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा नीति पे अलग किसी दिन बात भी करेंगे। और कि ये जो जैविक खेती का कॉन्सेप्ट है या जो हमारा ये एक तरीके का परंपरागत खेती का कॉन्सेप्ट है, जो जहाँ पे ना सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता था, आज हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर करके धीरे धीरे इतने शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं कि शायद अगर एक एनालिसिस किया जाए कि हमारे इनकम का कितना पैसा हम हॉस्पिटल में या अपने परिवार के स्वास्थ्य के खर्चे में उठाते हैं, तो देखेंगे कि एक बड़ा भाग होगा हम जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर हम जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पन्न होने वाले जो उत्पादन होने वाले भोजन को अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के खर्चे में कितनी कमी आएगी, शायद हम ये दोनों का मूल्यांकन करेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा जैविक खेती, क्योंकि हमारे शरीर को संजय जी, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। जी। संजय जी अभी आप स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत हैं, आप उनको देखिए। वो एक बहुत बड़े एक्टर थे और उन्होंने एक्टिंग करते हुए बहुत सारा पैसा भी कमाया, और लेकिन फिर भी उनकी ऐसी इच्छा थी कि अब वो एक्टिंग को छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करेंगे। सोचिए कितना बड़ा इंसान
जो कि करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करने वाले हैं जाकर के हैदराबाद के साइड में, कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूं ना। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में फायदा है, लाभ है आज की कृषि प्रणाली में, तभी तो कोई इतना बड़ा आदमी इतने करोड़ों रुपए को छोड़ करके वहां पर जाकर काम करना चाह रहा है। तो ये काम छोटा नहीं है। और दूसरा चीज जो आप बता रहे हैं कि हम लोग अस्पताल में इतना पैसा व्यर्थ कर देते हैं अपने इलाज में, वो पैसा खर्च क्यों हो रहा है अस्पताल में, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें कैंसर क्यों हो रहा है, हमें बोन कैंसर क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग गंदा खाना खाने का काम कर रहे हैं, केमिकल युक्त खाना खाने का काम कर रहे हैं। आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, और अगर किसी को कुछ पूछना भी है यहाँ पे, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी का कोई डाउट है, तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, आप मुझे बता देंगे ऐसा अगर कोई प्रश्न कमेंट में दिखाई देता है तो। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे जी शेयर भी करने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन में उसको लाऊं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो अभी आप चर्चा कर रहे थे ना कि मूल्य वाला मामला। तो जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जी छत्तीसगढ़ क्या है, उत्तराखंड का एक बहुत फेमस ही है कि जो रागी मिलेट वाला मामला है, पारंपरिक हाँ हाँ खेती है। पहले इसका कोई हाँ मूल्य नहीं था, तो धीरे धीरे लोग रासायनिक खेत की तरफ और रासायनिक खेती की तरफ भागे, फिर हाइब्रिड की तरफ गए। लेकिन आज वर्ल्ड लेवल पे इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है रागी की, और उसका मूल्य भी बहुत हाई लेवल पे है। ऑनलाइन आप शॉपिंग पे चले जाइए तो अच्छे खासे मूल्य पे दिखाता है। मैं सहयोग से, आज जो आप गोबर का चर्चा कर रहे थे, तो मैं फ्लिपकार्ट में जाकर के एक ऊपर में आया मेरे, गोबर का जो बनाते हैं कंडा, वो कंडा 225 225 या 50 रुपए का मिलेगा। एक पैकेट में 5 या 6 होगा, और वो फ्लिपकार्ट में बिक रहा है। तो गोबर का मूल्य तो हम वहां से निर्धारित कर सकते हैं कि ऊपर वाला आप समझने लगा है कि गोबर का मूल्य क्या है। शायद गांव में रह करके जो लोग ये देख रहे हैं कि नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी कंपनी जो है वो ग्लैमर है, तो वो उतना ग्लैमर नहीं है। अगर वो उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, फ्लिपकार्ट इतने रुपए में गोबर बेच सकता है, तो बाकी चीजों को कितने रुपए में बेचेगा। और खास करके जैविक प्रोडक्ट को तो उसका रेट ही अलग है। और वो चीज अब जी गांव वालों को समझने का जरूरत है कि हमको कितना मूल्य मिल सकता है। और ये समझने के लिए आप जैसे युवा जो गांव में काम कर रहे हैं ना, वो बेहतर तरीके से नीचे के लोगों तक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, हम अपने तरीके से अपना विकास का एक ढांचा बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं। दूसरा जो एक मुझे मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि आप जब मछली पालन वाला काम शुरू किए, तो गांव के जितने बुजुर्ग थे उनका एक्सपर्टाइज, जो उनका अनुभव है, उसका आपने लिया। और मैं बहुत टाइम ये चर्चा भी करता हूँ कि जैसे अभी मनरेगा में देखिएगा बहुत सारा तालाब खुद रहा है, बहुत सारा बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पानी टिकता नहीं है। पुराने जो हमारे पारंपरिक तालाब हैं उसमें पानी जबरदस्त रहता है, वो सूखता नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बहुत सारा एनालिसिस करने का कोशिश किया, तो दिखता है कि उसमें नीचे जो काई वाला मामला है, काई रहता है, उसमें कीचड़ वाला मामला है, कीचड़ रहता है। कीचड़ बनाने के बिल्कुल लिए जो पहले के जो घूंगा और सुधी ये सब इस्तेमाल करते थे, वो कीचड़ बना, बेसिकली वो कंपोस्ट खाद बनाते थे। कीचड़ मिट्टी को खा करके और उसमें बीट करते थे, जो ब्लैक कलर का कीचड़ कन्वर्ट होता था, और वो हमारे पानी को सुरक्षित रखने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होता था। तो अगर हम जब गांव के बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो मुझे ये चीज समझ में आएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से समझने का कोशिश करेंगे तो वो हमको कीचड़ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो बिल्कुल आपने प्रयास किया कि किस तरीके से मछली को जल्दी से तेजी से बड़ा किया जा सके, और उसके लिए कौन सा पुराना पद्धति का इस्तेमाल करें, ये शायद लोगों के लिए ना सीखने का बहुत प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। एक जी हम लोग महत्वपूर्ण चीज जो, जी जी हम लोगों ने जिम उसको उपलब्ध करा दिया ना। यहाँ हम लोग जिम जी जा जी करके जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और पानी में बत्तख से वो जिम करती थी मछली, और उसी से उसकी ग्रोथ हो गई बहुत अच्छी। बिल्कुल। ये चीज ना जानने का जरूरत है और सीखने का कि परंपरागत चीजों को कैसे हम अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्रयास करें, ताकि अ, हमारा जो स्वास्थ्य के साथ साथ, मतलब हमारे इसमें कई चीजों को देखना जरूरी है। पारंपरिक जो समेकित जो कृषि प्रणाली है, ये एक तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी कम हो रहा है, वहां पे इसका उपयोग करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। जी तो जब इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि रोजगार भी बढ़ेगा, काफी सारे लोगों जी को रोजगार दिया जा सकता है। तो इसके बहुत जी सारे फायदे हैं।
जिनके जिनके साथ मिल करके इस चीज को किया जा सकता है। एक जी चीज और जानना चाहूंगा, मतलब मैं जी। चाहूंगा कि आप युवाओं के लिए कुछ संदेश दें कि किस तरीके से युवा इस फील्ड में आए, जैसे आप आए हैं वैसे ही और युवा कैसे इसको पकड़े और वो किस नजरिए से एग्रीकल्चर को देखें ताकि उनका रुझान इस तरफ आए। इस पे आप किस तरीके का एक मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा आ, आप पे एक रहेगा कि मैं आप कुछ संदेश दीजिए। बिल्कुल, मैं अभी सब लोग लाइव देख रहे हैं और जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से जरूर जुड़े हुए हैं। मैंने अभी आज ही एक पोस्ट डाला था जिसमें मेरी एक फोटो है, मैं सफेद कुर्ते में हूँ और मेरे हाथ में एक तगाड़ी है, उस तगाड़ी में कुछ केचुए हैं गोबर के साथ पड़े हुए, और मैंने उस पर लिखा है कि एक गोबर उठाने वाले लड़के का सुबह का प्रणाम स्वीकार करें। उस पर आप जब जाएंगे उसके कमेंट बॉक्स में, तो आपको तरह तरह के प्राणी नजर आएंगे और उनके तरह तरह के कमेंट नजर आएंगे। उन कमेंट्स को देख करके आपको लगेगा कि यार ये आजकल के लोगों की सोच कहां पर रह गई है। इतनी सी छोटी सी सीमित सोच हो गई होगी उनकी। उनको ऐसा लगता है कि किसान मतलब यानी सबसे खराब इंसान है, वो कभी कुछ जिंदगी में पा ही नहीं सकता, वो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। अरे मूर्ख इंसान, थोड़ा सा बाहर निकल करके देखो तो आज पंजाब हरियाणा केरला साइड में कितने बड़े बड़े करोड़पति अरब किसान भी हैं। और सबको छोड़ दो, आज के कुछ युवाओं के बारे में भी सोचो जो पढ़ लिख करके आज ऑर्गेनिक का कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तो किसान है ना। तो किसान, मैं मानता हूं कि उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन सभी किसानों के साथ दिक्कत परेशानियां नहीं हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जो आज भी बहुत बुरी स्थिति में हैं, और सरकार जिनकी मदद कर रही है और भी मदद करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप जान रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक होती है, और अगर आप विज्ञान को किसान से जोड़ करके काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्राइवेट कंपनी में जा जा करके घिस घिस कर नौकरी कर देंगे। और जो आपका युवा काल है ना, जिस उम्र में आपके अंदर सबसे ज्यादा जोश और ताकत होती है कुछ कर दिखाने की, आपके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज होती हैं, वो सारा अपना अच्छा समय सोचिए आप किसी दूसरी की कंपनी में दे देते हैं। और उसके बाद जब आपका अच्छा समय बीत जाता है, आपका शरीर काम करना छोड़ देता है, जब आप लाचार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते, तब वो कंपनी वाले आपको रिटायर कर देते हैं और आप अपने घर पर आकर बैठ जाते हैं। तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा काम हम अपना पहले से ही कर लिए होते, जिसके बाद आज भी हमारा खर्चा चल रहा होता, और कोई दूसरा हमें आ करके बॉस बन करके हमारे ऊपर नहीं बैठा होता। हम खुद के अपने बॉस होते और अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे होते। उस दिन हमें समझ में आता है, लेकिन तब तक हमारा समय बीत चुका होता है। और दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये लोग कहते हैं ना कि ये काम छोटा है या बड़ा है, या ये वाली कहावत भी बहुत फेमस है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं मैंने अपनी पढ़ाई बाहर से करी है, मेरी स्कूलिंग गाजीपुर से, बीएचयू बनारस से हुई, मेरा ग्रेजुएशन मथुरा से हुआ, मेरा एमबीए छत्तीसगढ़ से हुआ। मैंने कहीं कहीं और भी कुछ कोर्स करे, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ डोमेस्टिक कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और भी बहुत कुछ किया। और उसके बावजूद मैं गोबर उठाने का काम कर रहा हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ कि हाँ मैं गोबर उठाने वाला लड़का हूँ। तो कुछ तो होगा ना, तभी मैं इस फील्ड में आया और कुछ अच्छा करके दिखाया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपकी इच्छा करे, अगर आपका कृषि क्षेत्र में मन है तो आप उसी में जाइए, कहीं और मन है तो आप उसी में जाइए, लेकिन काम सिर्फ वही करिएगा जिसमें आपकी रुचि हो। और हो सकता है कि पहले में आपको दिक्कत आए, परेशानी है, जैसे मुझे आई थी। 80-85 हजार की गाय मैं खरीद लाया था, जबकि वो गाय हमारे यहाँ 40-45 हजार की मिल जाती है। तो उससे निराश मत होइए, बल्कि प्रयास करते रहिए कुछ अच्छा करने का। और जब आप प्रयास करेंगे और सफल प्रयास करेंगे, तो जरूर उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और गोबर उठाने का या कृषि आधारित काम का मतलब ये नहीं है कि आप लुंगी पहनकर, बनियान पहनकर खेत में लौटते फिरें, तभी आप किसान कहलाएंगे। एक किसान भी अपने ऑफिस में बैठकर के काम कर सकता है, एसी की हवा ले सकता है। अब ये सोचने और समझने का तरीका है। कुछ लोग आपको हमेशा लपेटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उनको परवाह मत करिए, अपना काम करिए। जिस दिन आप अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो आपके पापा मम्मी भी आपका सपोर्ट करेंगे,
आपके रिश्तेदार भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपके पड़ोसी भी आपका सपोर्ट करेंगे, और आपको भी खुशी होगी कि आपने अपने बलबूते पर कुछ अच्छा करके दिखाया है। संजय जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे जाना भी है। ओके, बहुत सुंदर। आपके साथ आज चर्चा करके, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत रुचि है, खास करके जो जी पारंपरिक खेती और जो पुरानी पद्धति है खेती का, उसको वापस लाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर के। तो मैं मेरे तरफ से लोगों के लिए एक आपसे जो चर्चा करना और एक संदेश ये भी है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर को अपने इनकम के साथ न देखें, बल्कि हम अपने सेहत और देश के भलाई के हिसाब से भी देखें कि जी हमें राष्ट्र का अगर बेहतर निर्माण करना है तो जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि आने वाले बिल्कुल समय में या जैव विविधता हमारे सामने एक चुनौती के रूप में जो आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है, उसको रोकने के लिए जैविक खेती हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। उसमें हम कमी कर सकते हैं, पर्यावरण के दबाव में हम कमी कर सकते हैं। तो जो लोग जी थोड़ा पढ़े हैं या जो पर्यावरण को समझ रहे हैं, पुराने लोग भी बहुत पर्यावरण को समझते थे, इसलिए वो पर्यावरण की सुरक्षा के हिसाब से ही अपने सारे काम को करते थे। बिल्कुल बीच में थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लिए, इसलिए हमने पर्यावरण को क्षति करने वाला काम हम ही लोगों ने किया। तो आज गांव में अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अभी भी समझते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो अगर बिल्कुल हम एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो उसमें एक एक चीज हमको ये ध्यान दे करके रखना जरूरी है कि हम देश के हित को भी ध्यान में रखें, अपने हित को जरूर ध्यान में रखें, पर्यावरण के हित को ध्यान में रखें, साथ ही हम जी आय को ध्यान में रखें और इसको ध्यान जी में रखते हुए अपनाएं। और मेरे ख्याल से सिद्धार्थ भाई को उनके आइडिया को अपनाए, और मेरे ख्याल उनका जो काम है उसको जा करके बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हम देखना चाहते हैं, आप हमको समय दीजिए। तो वो उन सबों से भी अनुरोध है कि वो समय लेकर के सिद्धार्थ भाई के यहाँ जाए, उनके फॉर्म और मेरा उसमें देखें कि किस तरीके से वो बिल्कुल, जो कर रहे हैं। मैं संजय जी आप बता अपना दूं, ये नंबर जो शेयर कर दीजिए। राइट, मैं बता दूं कि ये जो हम लोगों ने काम किया है सारा, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल नहीं रहा हूँ बल्कि वास्तविकता में है और धरातल पे है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उन सारी चीजों को, तो आप लोग गाजीपुर आ जाइए। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जिसको लोग बहुत विकसित शहर नहीं बताते हैं, हमारा छोटा सा शहर है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। गाजीपुर शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर फतुल्लापुर एक जगह है, वहां पर से 4 किलोमीटर अंदर जब जाते हैं तो हमारा ये खुरपी नेचर विलेज है, जहां पर ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा चीज, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नंबर है, आप पेन या मोबाइल अपना ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं अभी। जो हमारा नंबर है 8953993807 है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8955 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये जो इस पेज पर हम लोग अभी लाइव यहाँ पर चल रहा है, मैं यहाँ पर एक कमेंट भी कर दूंगा। मेरा पेज है, ब्लैक कलर के कपड़े में मेरी फोटो लगी है, आप लोग उस पेज पर भी मुझे विजिट कर सकते हैं। खुरपी नेचर विलेज का भी एक पेज है, और सिद्धार्थ सेवार्थ नाम का एक यूट्यूब चैनल है मेरा, जिस पर इन्हीं सारी चीजों पर आधारित वीडियोस बनाकर हम लोग डालते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। और बाकी आपका स्वागत है संजय जी, आपका भी स्वागत है कि आप आइए हमारे यहाँ और घूम कर जाइए। और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरह से आपने सुना, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में आप भी मेरे साथ मिलकर गोबर उठाने का काम जरूर करने वाले हैं। और देखिए, आप ही मैं नहीं, कर रहा हूँ ऑलरेडी, इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। गांव स्तर पे तो हमारा काम चालू है और मैं जैविक को बहुत पसंद भी करता हूँ, इसलिए उस दिशा में बहुत बिल्कुल अच्छा। प्रयासरत और भी है। जितने युवा यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी आज नहीं तो कल गोबर उठाने के काम में जरूर लगाने वाला हूँ। और शर्म मत करिएगा, और गोबर उठाएंगे और मिल करके उठाएंगे। यहीं पर आज का लाइव सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव सेशन में आने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए। सर